नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम फिर एक बिल्कुल अलग सा विषय दशा हमारे जीवन में किस तरह से एक्यूरेटली प्रेडिक्शन का काम करती है, उसके विषय में बात करने के लिए बैठे हैं अपने कुमार साईं प्रीतम जी के साथ। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज के हमारी जो टॉपिक है वो चर दशा के ऊपर है। ये जो टॉपिक है वो 2 वीडियो में कवर होगी क्योंकि काफी लंबी है। एंड ये पराशर जी ने जो ओरिजिनल चर दशा लिखा है, क्योंकि आजकल डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफाइड चर दशा वर्जन मिलने लगा है, तो ओरिजिनल चर दशा को लगभग सारे कुछ भूल चुके हैं। इसीलिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाएंगे। ये जो पार्ट 1 वाली वीडियो है इसमें हम सिर्फ पराशर जी के जो चरदशा है कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैसे रिजल्ट देता है, फाउंडेशन क्लियर करने के लिए है। दूसरी पार्ट जो बनेगी उसमें के एन राव सर की जो मॉडिफाइड चरदशा है और उससे जो फलित है वो कैसे करना है, उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये हमारी आज की कंटेंट है। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर प्लानिटरी कारकत्व उसका देखेंगे क्या है, चर कारक और स्थिर कारक। फिर हमारे जो राशि जो एस्पेक्ट डालते हैं, राशियों की जो दृष्टि है बृहद पराशर में लिखा गया है उसको देखेंगे। फिर हमारे जो चर कारक ग्रह हैं वो कौन से तरह का योग फॉर्मेशन करते हैं उसको देखेंगे। फिर एक भाव पे जो अरूढ़ या फिर जिसको पद बोलते हैं वो कैसे काम करते हैं उसको देखेंगे। फिर अर्गला क्या है और वो कैसे काम करता है चर दशा में उसको देखेंगे। पराशर जी के चर दशा कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे रिजल्ट देती है उसको हम डिटेल देखेंगे। बृहद पराशर होरा शास्त्र में बड़े सारे पॉइंट्स दिए गए हैं चर दशा को एनालिसिस करने के लिए। उनमें से 12 जो अमूल्य इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और फाइनली हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इसके एप्लीकेशन भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चर दशा है क्या। दशा मतलब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। हम इन जनरल विंशोत्तरी दशा का प्रयोग करते हैं जो कि एक नक्षत्र बेस्ड दशा होता है। जन्म समय हम जिस चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी से विंशोत्तरी दशा की शुरुआत होती है। मगर चर दशा एक राशि बेस्ड दशा सिस्टम है। हम जन्म के समय जिस एसेंडेंट जिस लगन में जन्म होते हैं उस लगन से हमारी चर दशा की शुरुआत होती है। हमारे जो दशा भेद अध्याय है बृहद पराशर होरा शास्त्र में सेज पराशर ने चर दशा की कैलकुलेशन और चर दशा के फलित के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में विस्तृत वर्णन कर रखा है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में चर और स्थिर कारकत्व, राशि की दृष्टियां, अर्गला, पद और आरूढ़, कारकम्स, उपपद, ये जो चीजें हैं ये फाउंडेशन है चर दशा को एनालिसिस करने के लिए। इसके ऊपर विस्तृत जानकारी अवेलेबल है। हमारी अगर चर दशा की हम एक्यूरेसी की कैलकुलेशन करें तो उसके लिए हमको जो दशा ईयर है उसमें मीन साइडरियल सोलर ईयर को सेटिंग करना है और राहु केतु को जो है उसको मीन वैल्यू लेके हमको चलना है। अब हम प्लानेटरी कारकत्व पर शुरू करते हैं जो कि फाउंडेशन है। तो हमारे जो प्लानेट है तो दो तरह के कारक की तरह एक्ट करता है, एक है चर कारक और एक है स्थिर कारक। चर कारक क्या करता है, होरोस्कोप टू होरोस्कोप चेंज होता रहता है प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड के साथ। स्थिर कारक है उनका फिक्स्ड सिग्निफिकेशन, जैसे कि मार्स है अपने ब्रदर की, फिर वीनस के लिए वाइफ, वैसे ही फिक्स्ड सिग्निफिकेशन को स्थिर कारक बोलते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में कारकाध्याय चैप्टर में इन कारकों के बारे में डिटेल में वर्णना की गई है। चर कारक जो है वो सूर्य से लेकर शनि तक जो 7 ग्रह हैं इनमें एलोकेट किया जाता है। पराशर जी ने यह भी मेंशन किया है कि उनके जमाने में जो अलग स्कॉलर्स थे वो 8 चर कारक सिस्टम को फॉलो करते थे और उन जो 8 चर कारक सिस्टम में राहु केतु में से राहु को वो इंक्लूड करते थे। जब राहु की डिग्रीज की बात आती थी तब राहु की जो डिग्री है उसको 30 डिग्री से माइनस कर देते थे। वो जो रिजल्टेंट डिग्री मिला उसको चर कारक में वो डाल देते थे। हमारे जो पराशर मुनि हैं उन्होंने 8 चर कारक सिस्टम को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने लिखा है और जो ऑर्डर लिखा गया है वो उनके लॉन्गिट्यूड को लेके है। सबसे हाईएस्ट डिग्री है आत्मकारक जो कि हॉरोस्कोप के राजा के समान है। फिर आता है अमात्य कारक जो कि हॉरोस्कोप के मंत्री के समान है। फिर है भद्र कारक जो कि है हमारे भाई के समान। मातृ कारक माता, पितृ कारक पितृ कारक फादर, पुत्र कारक प्रोगेनी, ज्ञाति कारक रिलेटिव और दारक कारक जो हमको स्पाउस के बारे में बताता है। पराशर जी ने और भी मेंशन किया है कि कुछ स्कॉलर्स जो थे वो लोग 7 चर कारक सिस्टम को फॉलो करने में ज्यादा यकीन करते थे। उनमें से उन्होंने क्या किए थे, पुत्र कारक
यानी कि फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री और फोर्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को मर्ज कर दिया। तो पुत्र कारक और मातृ कारक को एक ही ग्रह मानते थे और राहु को चर कारक सिस्टम से हटा दिए थे। फिर आती है कि अगर दो प्लैनेट्स की डिग्रीज 0 से 30 डिग्री में से अगर सेम आ जाए तब क्या होती है। वो जो दोनों जो ग्रह हैं जिस कारकत्व में आते हैं उनको वो कारकत्व अलॉट कर दिया जाएगा चर कारक सिस्टम में, और जो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट कारक है डिग्री वाइज वो पोजीशन वैकेंट होता है और उस वैकेंट पोजीशन को नेचुरल सिग्निफिकेटर के द्वारा फिल किया जाता है। एग्जाम्पल की ओर से, अगर कुंडली में सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट और थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट दोनों की आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूड्स और डिग्रीज हो तो वो क्या करेगा, दोनों के दोनों अमात्य कारक की तरह काम करेंगे क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है। बट थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का सेम ही है, वो भी अमात्य कारक बन जाएगा, तो भातृ कारक कौन बनेगा। तब भातृ कारक का जो स्लॉट है वो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री फिल नहीं करेगा, वो मंगल फिल करेगा क्योंकि वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, स्थिर कारक है भाई का। इसके वजह से सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट डिग्री अगर सेम होते हैं तो वो अमात्य कारक बन जाएगा और भातृ कारक का जो स्पॉट है वो मार्स रह जाएगा। ऐसे ही अगर आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूड्स मिल जाएं दो ग्रहों के तो उनके जो नेक्स्ट कारकत्व है, नेक्स्ट कारक है चर कारक, वो स्थिर कारकत्व वाला प्लैनेट से फील होता है। तो ये जो 7 8 चर कारक सिस्टम है, फिर लॉन्गिट्यूड सेम है, इन सब में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो हमारे जो मॉडर्न डे के महान एस्ट्रोलॉजर हैं के.एन. राव जी, उन्होंने अपने प्रेडिक्टिंग थ्रू जेमिनीज चर दशा, उनके जो बुक है उसमें उन्होंने 7 चर कारक सिस्टम के बारे में लिखा है। उन्होंने जिसने मॉडिफिकेशन किया था, उन्होंने उस बुक में पुत्र कारक को रखा है, पितृ कारक को उन्होंने वहां से हटा दिया है, और एक उसके साथ ही उन्होंने राहु केतु जो कि छाया ग्रह हैं उनको 7 चर कारक सिस्टम में नहीं रखा है। अब हम क्या करेंगे, पराशर जी के जो जिन्होंने जो कारकत्व डाला है और के.एन. राव जी ने जो 7 चर कारक सिस्टम बनाया है, वहां पे एक टेबल फॉर्मेशन हुआ है जहां से हम एक चर कारक का मेन सिग्निफिकेशन क्या है और वो किस भाव को सिग्निफाई करता है अपने कारकत्व में, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, हमारा जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो आत्म कारक है, वो हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा सोल को, और भावों में से लगन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो है वो अमात्य कारक है, जो हमारे अचीवमेंट्स को दिखाता है और भावों में से 10th हाउस को स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है। यहाँ पे सेकंड हाउस नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है तो सेकंड हाउस नहीं है। पराशर जी ने स्पष्ट रूप से बोला है सेकंड हाउस को हम स्त्री से जोड़ते हैं, उन्होंने अपने कारक अध्याय में अच्छे से लिखा है। थर्ड हाईएस्ट डिग्री जो है वो भातृ कारक है, वो हमारे कोबॉर्न यानी कि सिबलिंग्स को दिखाता है, जो थर्ड और 11th हाउस को सिग्निफाई करता है। फोर्थ हाईएस्ट डिग्री मातृ कारक है, हमारे मदर माता को दिखाता है, फोर्थ भाव को सिग्निफाई करता है। फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री पुत्र कारक है, के.एन. राव जी ने पुत्र कारक और पितृ कारक को मर्ज किया था, इसीलिए जो पुत्र कारक ग्रह है वो फिफ्थ हाउस के साथ साथ 9th हाउस को भी सिग्निफाई करेगा। सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है जो वो ज्ञाति कारक प्लैनेट बोलते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स स्पेशली मैटरनल रिलेटिव्स को दिखाता है और हमारे लगन कुंडली में छठा, आठवां और 12वां घर को सिग्निफाई करता है, इसलिए वो सबसे डेंजर प्लैनेट बनता है कारकों में से। सेवेंथ हाईएस्ट डिग्री है वो दारा कारक प्लैनेट है, वो हमारे स्पाउस या फिर पार्टनर को दिखाता है और सेकंड और 7th भाव को सिग्निफाई करता है बर्थ चार्ट में। हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में कारकाध्याय चैप्टर में भावों को रिलेट करके प्लैनेट क्या क्या कारकत्व शो करते हैं उसके बारे में लिखा गया है। सूर्य को फर्स्ट भाव का फिक्स सिग्निफिकेटर माना जाता है, बृहस्पति को सेकंड भाव का, मंगल को तीसरे भाव का, चंद्रमा को चतुर्थ भाव का, बृहस्पति को पंचम भाव का, मंगल को छठे भाव का, शुक्र को 7वें भाव का, शनि को 8वें भाव का, बृहस्पति को फिर से 9वें भाव का, मरकरी को 10वें भाव का, बृहस्पति को एकादश भाव का और शनि को 12th भाव का फिक्स इन्वर्टर माना गया है। इसी के साथ ही हम पिता के लिए सूर्य से 9th पोजीशन को देख सकते हैं, माता के लिए चंद्रमा से 4th पोजीशन को देख सकते हैं, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों के लिए मंगल से 3rd हाउस को देख सकते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स के लिए 6th हाउस से मरकरी से 6th हाउस को हम देख सकते हैं, हमारे प्रोजनी यानी कि चिल्ड्रंस के लिए हम जुपिटर से 5th हाउस को देख सकते हैं, स्पाउस के लिए 6th से 7th हाउस को देख सकते हैं और हमारे मृत्यु या लॉन्जिविटी के लिए शनि से 8वें घर को देख सकते हैं। अब आती है राशि दृष्टि। हम सब ग्रह दृष्टि में एक्सपर्ट हैं, ये जो राशि दृष्टि है बहुत सारे लोग इसको जेमिनी दृष्टि बोलते हैं जो कि गलत है। राशि दृष्टि प्योरली पराशरी कॉन्सेप्ट है, पराशर जी ने अपने राशि दृष्टि कथनाध्याय चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है। ये बोलते हैं कि हर कोई मूवेबल साइन जो है, एक पर्टिकुलर मूवेबल साइन जो है वो सारे फिक्स्ड साइंस को एक्सपेक्ट करेगा एक्सेप्ट
उसके एडजेसेंट यानी कि अगल बगल में जो फिक्स साइन हो उसको छोड़ के बाकी सारे फिक्स साइन को, हमारे जो फिक्स्ड साइन जो स्थिर राशि है वो सारे मूवेबल साइन को एक्सेप्ट देंगे, एक्सेप्ट उनके जो एडजेसेंट अगल बगल जो मूवेबल साइन है उनको छोड़ के। हमारे जो डुअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है, वो अन्य समस्त द्विस्वभाव राशियों को दृष्टि देंगे। अब उस राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह क्या करेगा, उस राशि के दृष्टि से ही दूसरे राशि में बैठे हुए ग्रहों को देखेगा। इसमें प्लैनेट की खुद की दृष्टि यहाँ पे जो सेवेंथ और फिफ्थ सेवन एंड स्पेशल एस्पेक्ट है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल पे देखते हैं मिथुन लगन की कुंडलियां। सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में देखते हैं। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, तो वहां पे वो रेड कलर पे सिग्निफाई हुआ है। अब जो ग्रीन कलर पे तीन भाव हैं, एक है वर्गो साइन की, एक है धनु राशि की और एक है पाइसेस साइन की। तो मिथुन राशि जो एस्पेक्ट दे रहा है वो धनु राशि को दे रहा है, कन्या राशि को दे रहा है, मीन राशि को दे रहा है, और एट द सेम टाइम केतु जो धनु राशि में बैठा है वो अपना एस्पेक्ट सूर्य और राहु को दे रहा है। यानी कि सूर्य, राहु और केतु के बीच म्यूचुअल एस्पेक्ट है थ्रू देयर साइन एस्पेक्ट। अब हम सेकंड वाले फिगर में देखते हैं, यहाँ पे कर्क राशि है सेकंड हाउस में, जो कि एक मूवेबल साइन है। तो मूवेबल साइन अपने एडजेसेंट हाउस वाले फिक्स्ड साइन को छोड़ के बाकी सब फिक्स्ड साइन को दृष्टि देगा। तो फिक्स्ड साइन एडजेसेंट हाउस में लियो है तो लियो को दृष्टि नहीं आएगी, वृश्चिक को दृष्टि आएगी, एक्वेरियस को दृष्टि आएगी, टॉरस को दृष्टि आएगी। तो वृश्चिक में बैठा है बृहस्पति, वो क्या करेगा, बृहस्पति के साथ अपने टॉरस साइन में मार्स और मरकरी भी बैठा है और कर्क राशि में शुक्र भी बैठा है। तो शुक्र, बृहस्पति, मरकरी और मार्स चारों परस्पर संबंधित हो जाएंगे। अब तीसरे वाले चार्ट में एक स्थिर राशि के बारे में दिया गया है। तीसरे भाव में लियो साइन है, लियो साइन के एडजेसेंट में कर्क राशि है पिछले भाव में, उस पर दृष्टि नहीं आएगी। अब किस पे दृष्टि आएगी, तुला राशि में आएगी, मकर राशि में आएगी, मेष राशि में आएगी, क्योंकि ये सब मूवेबल साइंस है। और चूंकि तुला राशि में शनि है तो और चंद्रमा लियो साइन में है, तो शनि और चंद्रमा में भी संपर्क बनेगी थ्रू देयर साइन एस्पेक्ट। अब पराशर जी का जो राशि दृष्टि है उसको हम जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में कैसे देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस राशि से हमको दृष्टि लेना है उस राशि के ऊपर बर्थ चार्ट में राइट क्लिक कर देंगे। तो ये जो ऑप्शन निकलेगा उनमें से हाईलाइट राशिस करके ऑप्शन है, वहां पे आप कर्सर ले जाएंगे। वहां पे कर्सर लेंगे तो फर्दर और एक टेबल निकलेगा जहां पे लिखा होगा हैविंग अर्गलाज ऑन दिस राशि, हैविंग विरोध अर्गलाज ऑन दिस राशि, फिर लिखा होगा एक्सपेक्टेड बाय दिस राशि या फिर ब्रैकेट में राशि दृष्टि लिखा है। अगर हम इसमें क्लिक कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर राशि में किस किस भाव से दृष्टि जा रही है ये हमको बर्थ चार्ट में इजीली मिल सकता है। अब हमने चर कारक के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब चर कारक कैसे योग फॉर्मेशन करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आत्मकारक। आत्मकारक को हमारे कारकों में से राजा माना गया है हॉरोस्कोप का। तो ज्ञाति कारक को छोड़ के कोई भी कारक, दूसरा कारक अगर कंजंक्शन हो या राशि दृष्टि हो, आत्मकारक के साथ कनेक्शन बना ले तो उसकी क्वालिटीज में रिफाइनमेंट आ जाती है। अमात्य कारक को हमारे जो बर्थ चार्ट में मिनिस्टर की कैटेगरी दिया गया है, ये हमारे सक्सेस और अचीवमेंट्स को दिखाता है। तो जब कभी भी अमात्य कारक ज्ञाति कारक को छोड़ के और कोई भी कारक के साथ दृष्टि यानी कि राशि दृष्टि या फिर कंजंक्शन करे तो वो अपनी चर दशा में सक्सेस और विक्ट्री नेटिव को ला देता है। पुत्र कारक ग्रह जो है वो फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस जो सबसे त्रिकोण है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ज्ञाति कारक को छोड़ के दूसरा कोई भी अगर कारक पुत्र कारक ग्रह के साथ कंजंक्शन या फिर राशि दृष्टि से संबंधित हो तो वो अपने पूर्व पुण्य, लक और फॉर्च्यून से ब्लेस्ड रहता है। अब आते हैं फाइनली ज्ञाति कारक। यह सबसे डेंजर वाला प्लैनेट है। चर दशा में जब ज्ञाति कारक एक्टिवेट होता है तो वो 6, 8, 12 के जितने भी सारे सिग्निफिकेशन है नेटिव को डाल देता है। इसलिए किसी भी कारक के साथ अगर ज्ञाति कारक संबंधित हो वो अरिष्ट योग की फॉर्मेशन कर देता है। अब हम देखेंगे पद या आरूढ़ किसको बोलते हैं। ये तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मगर सबसे इजी है। अगर हमको पद या आरूढ़ के बारे में मन में ख्याल आया तो सबसे पहले सोचेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। पद यह बात किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आरूढ़ है
वो उसको ये बताता है कि उसका इमेज एक थर्ड पर्सन के माइंड में कैसे है। किसी भी भाव का जब कभी भी आरूढ़ हम कैलकुलेट करते हैं, वो किसी साइन में आता है। वो साइन जब कभी भी हमारे चर दशा में एक्टिवेट होता है, तो जिस भाव का आरूढ़ उस साइन में आता है वो भाव ऑटोमेटिकली रिजल्ट देने लगता है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है हम देखेंगे। जिस भाव की पद या फिर आरूढ़ कैलकुलेट करना हो, तो उस भाव का सबसे भावेश देखेंगे कहाँ पे। उस भाव से उस भावेश तक हम गिनेंगे, जितना घर गिने उस भावेश से फर्दर हम उतना हाउस आगे गिनेंगे। जो नया भाव हमको मिलेगा, वो जो साइन उसमें होगा, वो हमारा जो ओरिजिनल भाव जिसका आरूढ़ है उसको वो कैरी करेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली बात है, अगर कोई प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठ जाए या फिर अपनी राशि में सेवेंथ में आ जाए, तो वो जिस राशि से बैठा है या फिर जिस राशि में सेवेंथ में आया है, उस राशि का जो जिस भाव में है उसका जो आरूढ़ है, वो उस राशि से 10वें भाव वाले राशि में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है, अगर कोई प्लैनेट अपने राशि से चौथे में गया हो या फिर 10वें भाव में गया हो, तो उस केस में उस भाव का जो आरूढ़ है वो उस राशि से चौथे में जो राशि पड़ता है उसमें आ जाता है। तीसरा पॉइंट है, ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्कॉर्पियो साइन है उसके दो को रूलर है, मार्स और केतु। वैसे ही एक्वेरियस साइन के दो को रूलर है, सैटर्न एंड राहु। जब एक्वेरियस साइन या फिर हमारी जो स्कॉर्पियो साइन की पद कैलकुलेशन की बात आती है, तो वहां पे थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है। उसमें यह देखना है कि हमको मार्स और केतु या फिर सैटर्न और राहु का बल देखना है। बल कैसे देखेंगे कि मार्स और केतु में से जो प्लैनेट ज्यादा प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में हो उसका बल ज्यादा होता है। ये वहां पे लिखा गया है बीपीएचएस। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब सीधा सीधी अगर वो दोनों अकेले अकेले बैठे हैं या फिर सेम नंबर ऑफ प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तब हम लॉन्गिट्यूड्स पे आएंगे कि जितना जिसका लॉन्गिट्यूड ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। द सेम कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज टू द एक्वेरियस साइन एंड सैटर्न एंड राहु ऑल्सो। तो जो प्लैनेट सपोज हमारा केतु स्ट्रॉन्ग निकला, तो स्कॉर्पियो साइन से जब हम आरूढ़ कैलकुलेट करेंगे, बस स्कॉर्पियो साइन से केतु कितने दूरी पे है और केतु से फर्दर उतना हाउस ऑफ गिन लेंगे। ऐसे ही हम सैटर्न और राहु के लिए एक्वेरियस साइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप एक एग्जांपल देखते हैं कि एक पद का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये मिथुन लगन की कुंडली है। बृहस्पति यहाँ पे 7th और 10th लॉर्ड होके बैठ गया है 5th हाउस में। तो 7वें घर से बृहस्पति 11वें घर में गया, क्योंकि 7th हाउस से 5th हाउस 11th में आता है। तो बृहस्पति से हम फर्दर 11th हाउस गिन लेंगे। अगर बृहस्पति से भी हम 11th फर्दर गिन लेंगे, तो बर्थ चार्ट में 3rd हाउस में आता है। इसका अर्थ है 7वें घर का जो पद है वो 3rd हाउस में है। बृहस्पति वैसे ही 10th हाउस लॉर्ड भी है। अब पंचम घर जो है वो 10th हाउस से 8th में आता है। तो बृहस्पति पंचम में बैठा है, तो पंचम से हम फिर फर्दर 8th हाउस गिन लेंगे, जबकि 12th हाउस आएगा। इसका अर्थ है तो हमारा जो 10th हाउस है उसका पद जो है वो 12वें घर में आता है। अब सेकंड चार्ट पे आते हैं। वही से मिथुन लगन की कुंडली ही है, एक ही कुंडली है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और मेष राशि की। सबसे पहले मेष राशि को देखते हैं। मेष राशि से स्वामी है मंगल। अब मंगल बैठा है सप्तम भाव में, मेष राशि से 11th हाउस में है। सॉरी, मेष राशि 11th हाउस में है। 11th हाउस से अगर सप्तम भाव गिनते हैं तो आता है वो कितना, 9वें में आता है। अब मंगल से सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में हम फर्दर 9th हाउस गिनेंगे तो आएगा 3rd हाउस, यानी कि 11th भाव का जो पद है वो 3rd हाउस में है। अब वृश्चिक राशि में आते हैं। वृश्चिक राशि के दो कुरूलर हैं, एक है मंगल और एक है केतु। अब देखेंगे उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। जो ज्यादा प्लैनेट के साथ कंजॉइन होकर बैठा है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मार्स 3 प्लैनेट के साथ बैठा है, मगर केतु जो है वो अकेला 12th हाउस में बैठा है। इसके वजह से चूंकि मार्स स्ट्रॉन्ग है, तो स्कॉर्पियो साइन 6ठे भाव में है, तो 6ठे भाव का जो आरूढ़ है वो मार्स के रिस्पेक्ट में गिना जाएगा। चूंकि मार्स 2nd हाउस में है, तो 6ठे भाव से मार्स की दूरी 2nd हाउस हुई, तो वहीं से मार्च से 2nd हाउस हम गिन लेंगे जो कि 8वां भाव हुआ। इसका अर्थ है 6ठे भाव का जो आरूढ़ है वो 8वें भाव में आ रहा है। अब
तीसरे में आते हैं। अब एक्वेरियस साइन की बात करते हैं। जब एक्वेरियस साइन की बात आएगी, वहां पे देखी जाएगी शनि और राहु की पोजिशनिंग। यहाँ पे शनि और राहु अकेले अकेले बैठते हैं, तो इनमें से आप क्या करें, हम कंजंक्शन तो कुछ है नहीं। अब देखा जाएगा दोनों के लॉन्गिट्यूड किसका ज्यादा है। बर्थ चार्ट में यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दिया नहीं गया, मगर एक्चुअली में राहु की लॉन्गिट्यूड ज्यादा है सैटर्न से। इसके वजह से एक्वेरियस के लिए जब वो पद गिनेंगे, वो राहु से गिनेंगे। कितना गिनेंगे देखिए, एक्वेरियस से अगर हम गिनते हैं तो राहु जो बैठा है वो बैठा है हमारे दसम भाव में, तो हम राहु से दसम नहीं गिन लेंगे। ये स्पेशल केस में आते हैं, एक्सेप्शन वाले जो रूल हम पहले पढ़े थे वो पढ़े थे कि अगर कोई ग्रह अपने से जाके दसम में बैठ जाए उस राशि से, या फिर चतुर्थ में बैठ जाए, तो उस राशि से चतुर्थ गिनेंगे तो उसका पद मिल जाएगा। इसके लिए एक्वेरियस का जो पद होगा वो एक्वेरियस साइन से चतुर्थ भाव जहां पे आएगा वहीं पे होगा, यानी कि 12th भाव में होगा। अब हम बात करते हैं अर्गला पे। अर्गला अगर लिटरल मीनिंग बोले तो वो दरवाजे का कुंडी होता है। जैसे कि हम दरवाजे की कुंडी अगर लगा दें और वो एक लॉक है उसका लगा दें, तो दरवाजे के अंदर जितना भी हमारे घर का सामान है वो प्रोटेक्टेड रहता है, सेफ रहता है, डीके नहीं होता। वैसे ही किसी की राशि की चरदशा चल रही है, अगर उस राशि में अर्गलाज मिल जाए तो वो राशि जो भी रिजल्ट दे रहा है, चाहे अच्छा दे या बुरा दे, वो शेयर नहीं होंगे, वो बहुत ही स्ट्रांगली मिलेंगे। इसीलिए हमारा जो अर्गला है वो एक स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग टर्म रिजल्ट एक दशा में वो इंश्योर कर देता है। वैसे एक टर्म है विरोधा अर्गला। विरोधा अर्गला क्या करता है, जो राशि जितना रिजल्ट देने में सक्षम है अपनी चर दशा में, विरोध अर्गला क्या करता है उसको वीकन कर देता है, उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट वो नहीं देने पाता। अब हम देखते हैं कि ये अर्गला प्रोड्यूस कैसे होता है। जिस राशि की भी दशा चल रही हो उसको हम जो जिस भाव में हो उसको रोटेट करके लगन बना देते हैं, तो दशा लगन की फॉर्मेशन आती है। उस दशा लगन में अब हम देखेंगे कि सेकेंड हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है, फोर्थ हाउस में कौन बैठा है, 11th हाउस में कौन बैठा है। सेकेंड, फोर्थ और 11th हाउस में अगर प्लैनेट बैठे हो तो वो लगन को, यानी कि वो दशा लगन को वो अर्गलाज प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही 12th, 10th और थर्ड हाउस में, उस दशा लगन से 12th, 10th और थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठे हों वो विरोधो अर्गलाज के प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट है कि दशा लगन से पांचवें भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा हो, नेचुरल बेनिफिक स्पेशली एक्सेसिवली पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट को देता है। मगर उसी वक्त अगर 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठ जाए तो वो विरोधा अर्गला की फॉर्मेशन वहीं पे कर देता है और इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करने देता। अब हम देखते हैं कि ये अर्गला और विरोधा अर्गला कैसे एक्ट करता है। सेकेंड हाउस से जो अर्गला प्रोड्यूस होता है उसको ऑब्स्ट्रक्शन करता है 12th हाउस वाला प्लैनेट। सेकेंड हाउस वाले को 10th हाउस वाला नेग्लेक्ट नहीं करेगा, सेकेंड हाउस के अर्गला को विरोध करेगा 12th हाउस वाला प्लैनेट। वैसे ही जो प्लैनेट फोर्थ हाउस में अर्गला प्रोड्यूस कर रहा है वो 10th हाउस से उसका विरोध होगा। 11th हाउस में जो अर्गला प्रोड्यूस हो रहा है वो थर्ड हाउस से विरोध होगा। फिफ्थ हाउस में जो अर्गला प्रोड्यूस हो रहा है वो 9th हाउस से विरोध होगा। अब क्वालिटी ऑफ अर्गला के बारे में जरा देखते हैं। अगर कोई नेचुरल बेनिफिक या फिर एक्सल्टेड प्लैनेट या फिर तीन या उससे ज्यादा प्लैनेट किसी भी पोजीशन में अर्गला क्रिएट कर रहे हो तो उसको सुपीरियर अर्गला में गिना जाएगा। वैसे ही अगर कोई नेचुरल बेनिफिक या डेबिलिटेटेड प्लैनेट कोई अर्गला प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको इंफीरियर या फिर एवरेज क्वालिटी का अर्गला हम मानेंगे। राहु केतु की अगर बात करें तो ये क्या होता है, रिवर्स वे में एक्ट करते हैं। राहु केतु जब सेकंड, फोर्थ, 11th, 5th में बैठेंगे तो वो विरोधा अर्गला देंगे। मगर अगर वो 12th, 10th, 3rd, 9th में बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव अर्गला देने लगेंगे। यहाँ पे जो नोट लिखा गया है ये लिखा गया है कि अर्गला का काम है इंटेंसिफाई करना रिजल्ट को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो इंटेंसिफाई कर देता है अगर किसी राशि में वो आ जाए। अब इफेक्ट ऑफ अर्गला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस तरह देखते हैं, अर्गला कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए बर्थ चार्ट है, धनु लगन की कुंडली है, तो सपोज वर्गो साइन कन्या लगन की चल रही है उनकी चरदशा। अब कन्या साइन जिस भाव में आता है, दसम भाव को हमने अगर अभी लगन बना दिया तो दशा लगन की फॉर्मेशन हो गई। अब दशा लगन की फॉर्मेशन हो गई, इस दशा लगन को कहां कहां से अर्गला मिल रहा है अब देखते हैं। तीसरे चार्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर में लिखा गया है वो सब अर्गला वाले हाउस है। बुध और सूर्य जो है वो सेकेंड हाउस से अर्गला दे रहा है। वो जो अर्गला दे रहा है कैसा अर्गला दे रहा है, बुध अच्छा अर्गला दे रहा है मगर सूर्य डेबिलिटेटेड है।
तो ओवरऑल वो जो अर्गला मिल रहा है इस कन्या राशि को सेकंड हाउस से एवरेज अर्गला मिल रहा है। अर्गला ये मिला, अब फोर्थ हाउस से जो अर्गला मिल रहा है वो राहु बैठा है। राहु क्या करेगा, फोर्थ हाउस से अर्गला नहीं देगा, विरोधा अर्गला देगा। शनि क्या बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो शनि शोराशी होके फिफ्थ हाउस में बैठा है। शनि जो अर्गला दे रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्गला दे रहा है वर्गो साइन को। अभी देखते हैं विरोधा अर्गला के बारे में, फोर्थ चार्ट में आते हैं। मरकरी सन जो अर्गला प्रोड्यूस कर रहे हैं वो विरोध सेकंड हाउस में हो रहा है, सेकंड हाउस को विरोध करेगा ट्वेल्थ हाउस। तो चंद्रमा विरोध कर रहा है अर्गलाज प्रोड्यूस्ड बाय मरकरी एंड सन। वैसे ही हमारा 11th हाउस से कोई तो अर्गला प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विरोधा अर्गला प्रोड्यूस हो रहा है थर्ड हाउस से। अब मार्स और केतु की बात करते हैं, 10th हाउस में बैठे हैं। 10th जो हाउस है वो विरोधा अर्गला प्रोड्यूस करने वाला हाउस है, मगर राहु केतु रिवर्स एक्ट करते हैं। इसके वजह से केतु 10th हाउस में पॉजिटिव अर्गला प्रोड्यूस करेगा, मगर मार्स तो राहु केतु नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, उस भाव में विरोधा अर्गला प्रोड्यूस करेगा। और 9th हाउस तो हमारा एम्प्टी ही है, इसके वजह से शनि जो पॉजिटिव अर्गला प्रोड्यूस कर रहा है 5th हाउस से, उसको किसी भी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। अब हम आते हैं, हमारी अभी फाउंडेशन तो क्लियर हो गई, अब हम शुरू करते हैं पराशरस चरदशा, जो ओरिजिनल चरदशा। जेमिनी जी ने इसके क्रिएटर नहीं है, इसके क्रिएटर पराशर जी हैं, इसलिए इनके नाम से इनको जाना जाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो बर्थ चार्ट है उसको लाएंगे, सीधा दृष्टि नवम हाउस पे डालेंगे। अब नवम भाव पे कौन सी राशि आती है उसको देखेंगे। अगर नवम भाव पे एक सभ्य राशि आती है, सभ्य राशि किसको बोलते हैं, 1 2 3 7 8 9, मतलब एरिस टॉरस जेमिनी लिब्रा स्कॉर्पियो सेजिटेरियस, इनको सभ्य राशि बोला जाता है। अगर हमारे लगन कुंडली के 9th हाउस में सभ्य राशि आ जाए, जो दशा का जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्ट ऑर्डर होता है। दशा शुरू होगी लगन में जो राशि है, सपोज आपकी मेष लगन की कुंडली हुई, दशा शुरू होगी मेष राशि से। अब वो 9th हाउस में आ गया क्या, सेजिटेरियस साइन जो कि सभ्य राशि है, तो दशा की जो ऑर्डर होगी वो होगी मेष, फिर फिर वृषभ, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसे ही। अब आती है अपसभ्य राशि, कैंसर, लियो, वर्गो, कैप्रिकन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ये अपसभ्य राशि है। अगर हमारे बर्थ चार्ट में नवम भाव में अपसभ्य राशि आ जाए तो चर दशा की ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में जाता है, बैकवर्ड जाता है। एग्जांपल के ओर से किसी की टॉरस असेंडेंट है, टॉरस असेंडेंट के लिए 9th हाउस में क्या आ गया, कैप्रिकॉन साइन। कैप्रिकॉन साइन अपसभ्य राशि है, तो चर दशा का जो सीक्वेंस होगा वो पहले टॉरस का आएगा, फिर एरिस का आएगा, फिर पाइसिस का आएगा, एक्वेरियस का आएगा, ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में मूव होगा। ये तो हमने ऑर्डर सेटिंग कर लिया। अब देखते हैं कि इसकी हम दशा पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। जिस राशि का हमको दशा निकालना है, सबसे पहले हमको देखना है कि वो जो राशि, पर्टिकुलर राशि है, 9th हाउस को भी नहीं देखना है, 9th हाउस को भी भूल जाना है। जब दशा का स्पैन कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखना है वो राशि सभ्य है या अपसभ्य है, वो डिटरमाइन करना है। अब देखना है वो राशि का स्वामी उस राशि से कहां जाके बैठा है। अब उस राशि से उस राशि के स्वामी की गिनती करनी है। अगर वो राशि एक सभ्य राशि है तो डायरेक्ट ऑर्डर में गिनती होगा, अगर वो राशि एक अपसभ्य राशि है तो रिवर्स ऑर्डर में उसकी गिनती होगी। अब हम गिन गिन के उस राशि से गिनती शुरू करेंगे, स्वामी तक गिन लेंगे, जितना घर गिने उस घर से हम -1 कर देंगे, हमको मिल जाएगा टोटल दशा पीरियड। यहाँ पे एक स्पेशल रूल स्टेप 5 में लिखा है कि अगर किसी राशि का स्वामी एग्जल्टेड हो गया तो हम जो गिनती करेंगे उस राशि दशा वर्ष में फाइनली एक +1 कर देंगे। वैसे ही अगर किसी राशि का स्वामी डेबिलिटेटेड हो गया तो वहां पे हम जो गिनती करेंगे घर का, वहां पे फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा, आप मतलब फाइनल रिजल्ट में -1 कर देंगे। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। कोई भी दशा का स्वामी अगर खुद ही के घर में बैठ जाए तो उसको हाईएस्ट ईयर एलोकेट होता है, जो कि 12 साल का होता है, यानी कि चर दशा का हाईएस्ट ईयर 12 साल का ही है। नेक्स्ट होता है स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। हमने हमारे जो पद निकाल रहे थे उस टाइम पे उसके बारे में चर्चा किया था कि मार्स और केतु को रूलर है स्कॉर्पियो साइन के, एक्वेरियस साइन के हैं शनि और राहु। इसीलिए जब मार्स और केतु दोनों स्कॉर्पियो साइन में बैठ जाएंगे
तब जाके स्कॉर्पियो साइन को 12 साल एलोकेट किया जाएगा। सिंगल बंदा बैठेगा तो नहीं होगा, दोनों के दोनों को बैठना है। वैसे ही जब शनि और राहु दोनों एक्वेरियस साइन में बैठ जाएंगे तब जाके एक्वेरियस साइन को 12 साल का मिलेगा पीरियड, वरना नहीं मिलेगा। अब एक बात होती है कि ये तो मिल गया अगर वो बैठे। सपोज एक एक कंडीशन आता है कि स्कॉर्पियो साइन में मार्स या केतु में से कोई एक बैठा है और दूसरा बैठा है किसी दूसरे साइन में, उसका क्या करें, कैसे गिने? तो क्या करना है, हमेशा स्कॉर्पियो साइन में अगर मार्स बैठा है तो तो हम केतु के पोजिशनिंग को गिनेंगे कि स्कॉर्पियो साइन में केतु किस पोजीशन में है, उसको गिनेंगे और उससे -1 कर देंगे। वैसे ही अगर एक्वेरियस साइन में शनि और राहु में से सपोज राहु बैठा है तो तब हम शनि की पोजीशनिंग को गिनेंगे कि शनि एक्वेरियस साइन में से कहां तक गया है, उतना घर -1 कर देंगे। और जो ऑर्डर रहेगा उसके नेचर के हिसाब से रहेगा। एक्वेरियस साइन क्या है, एक सभ्य राशि है, तो वो डायरेक्ट ऑर्डर में गिना जाएगा। मगर सॉरी, हमारा स्कॉर्पियो साइन जो है वो एक सभ्य राशि है, वो डायरेक्ट ऑर्डर में गिना जाएगा। हमारा एक्वेरियस साइन जो है वो अपसभ्य राशि है, तो उसको क्या होगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में गिना जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी बाकी सब चीजें। एक तीसरा कंडीशन आता है जहां पे होता है कि ना मार्स केतु में से कोई एक भी स्कॉर्पियो साइन में नहीं बैठा है और शनि राहु में से कोई एक भी एक्वेरियस साइन में नहीं बैठा है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम जो स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे पद में, उसका उपयोग करेंगे कि मार्स और केतु में से जो स्ट्रांग होगा वहीं तक गिनती चलेगी स्कॉर्पियो से। वैसे ही शनि और राहु में से जो स्ट्रांग होगा वहां तक गिनती चलेगी एक्वेरियस से। अब देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ, हम हमेशा ग्रह की स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, राशि की स्ट्रेंथ नहीं पढ़ते हैं। अब थोड़ी सी राशि की स्ट्रेंथ के बारे में भी बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो स्ट्रेंथ के बारे में लिखा गया उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं कि जिस राशि में ज्यादा प्लैनेट बैठते हैं वो राशि की स्ट्रांग हो जाता है बाकी दूसरी राशियों से। इसीलिए एग्जाम्पल की ओर से हम स्कॉर्पियो की एग्जाम्पल लेते हैं। मार्स और केतु में से दोनों में से जो जिस राशि में बैठा है उस राशि में अगर मल्टीपल प्लैनेट्स हैं तो वो राशि स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। फिर आता है कि सपोज मार्स और केतु जिस राशि में बैठे हैं वहां इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स, स्ट्रेंथ बराबर होगी। अब क्या होगा, अब देखा जाएगा कि वो कौन सा राशि है। अगर वो द्विस्वभाव राशि है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिक्स्ड साइन उसके बाद आता है, मूवेबल साइन उसके बाद है। इसका अर्थ है कि जब कभी भी राशियों के बीच कंपैरिजन आ जाए, सेम नंबर ऑफ प्लैनेट्स कैरी करते हो, तो द्विस्वभाव राशि सबसे स्ट्रांग होता है, फिर नंबर आती है स्थिर राशि की, फिर नंबर आती है चर राशि की। अब सपोज दोनों सेम नेचर के राशि में भी बैठ जाते हैं, तब क्या होगा, तब ये देखेंगे कि उस राशि में दशा पीरियड कितना एलोकेट हुआ है चर दशा में, उसके हिसाब से हमको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब एक बात है कि अगर कोई प्लैनेट एक्सल्टेड हो जाए, फॉर एग्जांपल केतु और मार्स दोनों सेम सेम बैठे हैं, ये जो नेचर भी सेम है, मगर मार्स जो है कैप्रिकॉर्न में बैठ गया, एक्सल्टेड हो गया, तो उस केस में चाहे केतु जिस राशि में बैठे हो उसका दशा पीरियड ज्यादा एलोकेट किया गया हो, मगर तब भी मार्स के पोजीशनिंग को ही गिनेंगे क्योंकि वो एक्सल्टेड है। ये जो सिस्टम दिया हुआ है बीपीएचएस में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्लियर कट लिखा गया है। यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है क्योंकि इतने सारे स्ट्रेंथ चेकिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना। तो सबसे पहले देखना है कि जो प्लानेट है वो कितने प्लानेट के साथ कंजाइंट होके बैठा है। अगर वो ज्यादा प्लानेट के साथ, जो ज्यादा प्लानेट के साथ कंजाइंट होके बैठा है वो स्ट्रांग है और जो ज्यादा के साथ नहीं है वो वीक है। अगर दोनों सेम प्लानेट के साथ कंजाइंट हुए हों या फिर अकेले अकेले बैठे हों, तब हम देखेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्ट और रेट्रो मोशन, उसको कंसिडर करना नहीं है। हम देखेंगे किसका लॉन्गिट्यूड ज्यादा है, जिसका लॉन्गिट्यूड ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर माना जाएगा और इसकी गिनती उसके रेस्पेक्ट में होगी। अब हम देखते हैं कि जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में कैसे हम चर दशा की कैलकुलेट करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, दशा में जाएंगे, दशा में जाके नीचे नक्षत्र दशा राशि जैसा अदर दशा लिखा गया है, देखिए यहाँ पे बक्सा किया गया है ब्लू कलर का, जो राशि दशा वाले बक्सा है वहां पे क्लिक कर देंगे। वहां पे जब क्लिक करेंगे एक स्क्रीन निकलेगा, उस स्क्रीन में हम राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करके ये जो डायलॉग बॉक्स निकला इनमें से लोकेटेड इवेंट शिफ्ट दशा डेट ऐसे ऐसे करके चर दशा साइड में पराशर लिखा होगा, उसमें अगर क्लिक कर देंगे तो हमको पराशर जी के जो चर दशा है वो हमको इजीली मिल जाएगा। अब बृहद पराशर होरा शास्त्र में
12 इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 12 नहीं, बड़े सारे दिए गए हैं, मगर उनसे चुन चुन के जो चर दशा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, हमारे जो दशा लगन है, सबसे पहले जिस राशि की दशा चल रही होगी उस राशि को लगन बना देना है, उस राशि के भाव को लगन बना देना है। अब नेचुरल बेनिफिट्स अगर उस दशा लगन से 5, 8, 9 या 12 में आए तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो बेनिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। वेरेज अगर नेचुरल मेलिफिक उस दशा लगन से 5, 8, 9, 12 में आ जाए तो वो एडवर्स रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। वही दशा लगन चार्ट में अगर थर्ड और सिक्स्थ हाउस में अगर नेचुरल मेलिफिक आ जाए तो वो कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं रादर देन वहां पे अगर नेचुरल बेनिफिक आ जाए। और एक बात है एकादश भाव। एकादश भाव जो है वहां पे कोई भी नेचुरल बेनिफिक बैठे या नेचुरल मेलिफिक बैठे, कोई भी बैठे, वो इन जनरल चर दशा में ऑस्पिशियस रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एक्सेप्ट ज्ञाति कारक। अब देखते हैं कि अगर सेकंड और पांचवा भाव, सेकंड और फिफ्थ हाउस में अगर नेचुरल बेनिफिक बैठ जाता है तो वो अपने दशा अंतरदशा में जो चर दशा है उसकी दशा अंतरदशा में सक्सेस और विक्ट्री देता है। वरज अगर नेचुरल मेलिफिक बैठ जाता है वो थोड़ी सी एडवर्स रिजल्ट देने में सक्षम है। अब राहु की बात होती है। राहु अगर त्रिक भाव में बैठ जाए 6, 8, 12 में, या फिर जिस राशि की दशा चल रही है उस राशि से जो बाधक प्लेस है, अगर मूवेबल साइन की चल रही हो तो मूवेबल साइन से 11th हाउस होता है बाधक। स्थिर राशि की दशा चल रही हो तो स्थिर राशि से 9वां भाव होता है बाधक। अगर द्विस्वभाव राशि की दशा चल रही हो तो द्विस्वभाव राशि से 7वां भाव होता है बाधक। तो अगर कोई नेचुरल मेलिफिक या फिर राहु भी बात करते हैं, अगर बाधक भाव में बैठ जाए तो वो थोड़ी सी एडवर्स रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। और एक बात है जो छठे पॉइंट में लिखा है, एक मुख्य पॉइंट है छठा पॉइंट, कि हमने चारा सिग्निफिकेशन से देख लिया, मगर कोई भी दशा साइन को अगर कोई भी प्लैनेट दृष्टि दे रहा है या फिर वहां पे बैठ गया है तो वो अपने चर कारकत्व के साथ साथ स्थिर कारकत्व यानी कि फिक्स्ड सिग्निफिकेशन के रिजल्ट भी देखा। एग्जांपल की ओर से शुक्र चाहे कोई भी कारक हो, चाहे वो ज्ञाति कारक ही क्यों ना हो, अगर वो जिस राशि में बैठ जाए फिर दृष्टि डाल दे तो उसके पीरियड में मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है। हम देखेंगे कि दशा साइन से डेबिलिटेटेड प्लैनेट अगर दशा साइन में बैठ जाए या फिर ट्राइन में आ जाए, या फिर उस दशा लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो जाए, जिस साइन की दशा चल रही है उसका स्वामी अगर डेबिलिटेटेड हो जाए या फिर उसका स्वामी किसी डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ कंजंक्शन हो जाए, तो उस दशा साइन में उस साइन की जब दशा चलेगी तब थोड़ी सी हार्मफुल रिजल्ट हमको एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब अर्गलास की बात होती है। अर्गला क्या करता है, जो दशा साइन जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। विरोध अर्गला वो दशा साइन के रिजल्ट को वीक कर देता है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करनी है, 9th पॉइंट जो है एक स्पेशल केस है कि अगर दशा साइन से तीसरा भाव में 3 से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट बैठ जाए, 3 या उससे ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट, तो वो क्या करता है विपरीत अर्गला, एक है विरोध अर्गला एक है विपरीत अर्गला, तो 3 से ज्यादा मालिफिक अगर दशा साइन से तीसरे भाव में बैठ जाए तो विपरीत अर्गला प्रोड्यूस करता है, जो कि दशा साइन के रिजल्ट को बड़ा ही स्ट्रांगली हमको देता है। अब बात है कि कोई भी दशा साइन अगर ज्ञाति कारक प्लैनेट को कैरी करता हो या फिर ज्ञाति कारक प्लैनेट से दृष्ट हो जाए तो वो जो दशा साइन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट देता है अपने पीरियड में। अगर एक कोई मेलिफिक हो, जब हमने पहले डिस्कशन किया था, कोई भी मेलिफिक है अगर उस दशा साइन के बाधक घर में आ जाए वो थोड़ी सी हार्मफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। अब अगर कोई दशा साइन अगर उसी के साइन लॉर्ड से ऑक्यूपाइड हो यानी कि स्वराशि हो जाए, या फिर दशा साइन में कोई एक्सल्टेड प्लैनेट हो जाए आ जाए, तो वो दशा साइन अपने पीरियड में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देगा रिलेटेड टू द सिग्निफिकेशन ऑफ चारा एंड फिर, यानी कि बोथ चेंजेबल सिग्निफिकेशन के साथ साथ फिक्स्ड सिग्निफिकेशन देने में भी सक्षम है। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन शुरू हुई। यही बर्थ चार्ट को हम रिफरेंस मानेंगे और हमारे जो 4, 5, 6, 7 एग्जांपल हैं इन्हीं से हम रिफरेंस में चलेंगे। ये तुला लगन की कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे जो सूर्य है वो अमात्य कारक है, डिग्री वाइज हमने इनको लोकेट कर दिया है। सूर्य जो अमात्य कारक, चंद्रमा है दार कारक, मंगल ज्ञाति कारक,
मरकरी भातृकारक, जुपिटर जो है वो मातृकारक है, शुक्र जो है वो आत्मकारक है, शनि जो है वो पुत्र कारक है। हम यहाँ पे के.एन. राव जी के जो 7 चरकारक सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, पितृ कारक को यहाँ पे नहीं ले रहे, पुत्र कारक को ले रहे हैं। इनकी जब कैप्रिकॉन की महादशा चल रही थी और पाइसिस की अंतरदशा चल रही थी, तो उस टाइम में इनकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुई थी। कैसे, देखिए, सबसे पहले कैप्रिकॉन की महादशा, तो कैप्रिकॉन साइन कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन गया है चतुर्थ भाव में, तो अपने चतुर्थ भाव को रोटेट करके लगन बना दिया। अब वहां पे जो लगन बनाया, अब बनी हमारी दशा लगन चार्ट, जो कि मिडल वाला चार्ट है। अब वहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दृष्टि किस किस की आ रही है, राशि दृष्टि। ये एक मूवेबल साइन है, तो उसके एडजेसेंट भावों को छोड़ के बाकी जो सारे के सारे जो फिक्स्ड साइन है उनमें जो प्लैनेट बैठे हैं वो दृष्टि डालेंगे इसके ऊपर। देखिए, कैप्रिकॉन साइन को दृष्टि आ रही है टॉरस साइन पे, जहाँ पे सन और मरकरी बैठा है। सैटर्न इनके पुत्र कारक है। सन और मरकरी जो बैठे हैं, सन है अमात्य कारक, मरकरी जो है वो भातृ कारक है। यहाँ पे पुत्र कारक और अमात्य कारक यानी कि 10th हाउस, जो कि हमारे जो अमात्य कारक सिग्निफाई करता है सन, और पुत्र कारक है जो शनि, वो सिग्निफाई करता है इन जनरल हमारे जो चरस सिग्निफिकेशन है, हमारे पुत्र कारक यानी कि 5th और 9th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो 10th 5th 9th में एक राजयोग की फॉर्मेशन हो गई, इसीलिए इनको कैप्रिकॉन के महादशा में गवर्नमेंट जॉब इनकी लग गई थी। अब अंतरदशा की बात करते हैं। इनको पाइसेस अंतरदशा यानी कि मीन राशि की जो अंतरदशा है वहां पे इनको ये जॉब मिली थी। अब मीन राशि की अंतरदशा को देखते हैं, तो इनको दृष्टि आ रही है मिथुन राशि से, जो कि वहां पे शुक्र बैठा है, जो कि आत्मकारक प्लैनेट है हॉरोस्कोप की। आत्मकारक मतलब राजा हॉरोस्कोप का। और हमारे जो कन्या राशि में बैठा है वहां पे चंद्रमा बैठा है। तो यहाँ पे आत्मकारक और स्त्री कारक दोनों में एक संबंध बन रहा है, जिसके वजह से जब भी, एक बात नोट करनी है कि जब कभी भी आत्मकारक ग्रह एक्टिवेट होता है, वो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट दे देता है, चाहे वो कुंडली कितना भी खराब हो। वो हमको बड़े सारे चीजों से प्रोटेक्ट करता है, रिजल्ट भी देता है। इसके वजह से इनको कैप्रिकॉन साइन जो महादशा साइन है और पाइसेस के जो अंतरदशा साइन है, ये अमात्य कारक कैप्रिकॉन साइन में एक्टिवेट हुआ है, और हमारे जो आत्मकारक है वो पाइसेस साइन में एक्टिवेट होने की वजह से इनको गवर्नमेंट जब उस दशा अंतरदशा में लग गई। अब देखते हैं इनकी मैरिज। मैरिज इनकी हुई थी मंगल, हमारी जो एरीज की दशा और कैंसर की अंतरदशा में। अब एरीज तुला लगन के सप्तम भाव में आती है, वह हमने सप्तम भाव को लिया, उसको लगन बना दिया महादशा एरीज से। क्योंकि सप्तम भाव में एरीज साइन आ रहा है, तो एरीज के महादशा में सप्तम भाव एक्टिवेट हुआ, उसका रिजल्ट हमको मिला। अर्गला की बात यहीं पे थोड़ी सी कर लेते हैं कि यहाँ पे इनको टोटल अर्गला प्रोड्यूसिंग प्लैनेट कौन कौन है, मरकरी, सन, जुपिटर और केतु। अर्गला विरोध जो कर रहे हैं, ओपोजिंग प्लैनेट्स हैं, वीनस, सैटर्न और राहु। क्योंकि अर्गला प्रोड्यूसिंग प्लैनेट्स आर मोर देन दैट ऑफ द अर्गला ओपोजिंग प्लैनेट, इसका वजह से जो एरीज का जो रिजल्ट मिलेगा बड़ा ही स्ट्रांग मिलेगा उसके पीरियड में। अब देखते हैं अंतरदशा। इनको कैंसर की अंतरदशा में शादी हुई थी। कैंसर साइन, उसका लॉर्ड कौन है, उसका लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा इस हॉरोस्कोप में दार कारक है। दार कारक स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसका वजह से क्योंकि महादशा यानी कि एरीज में 7वां भाव एक्टिवेट हो गया जन्म कुंडली का, और अंतरदशा में दार कारक का साइन एक्टिवेट हो गया, इसके वजह से एरीज की महादशा और कैंसर की अंतरदशा में इनकी मैरिज हो गई थी। चाइल्ड बर्थ पर आते हैं। सबसे पहले इन्हीं एरीज की महादशा में ही चाइल्ड बर्थ हुआ है। एरीज साइन जो है वो लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस साइन से दृष्टि मिल रहा है इसको। एक्वेरियस साइन में कौन बैठा है, बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति का स्थिर कारकत्व क्या है, प्रोजेनी, क्योंकि वो फिक्स्ड सिग्निफिकेटर है बच्चों की, इसके वजह से महादशा को परमिशन मिल गई बच्चा में। अंतरदशा की बात करते हैं, उनको जो है कन्या राशि के अंतरदशा में इनको मिल गई। देखिए, कन्या राशि को जो एस्पेक्ट मिल रहा है, धनु से मिल रहा है, मीन से मिल रहा है, जेमिनी से मिल रहा है। धनु राशि में देखिए A5 लिखा गया है, ये हमारे जो जगन्नाथपुरा सॉफ्टवेयर में A5 मतलब आरूढ़ 5, इसका अर्थ है बर्थ चार्ट में 5th हाउस का जो आरूढ़ है वो सेजिटेरियस साइन में आ रहा है, जिसके वजह से इनको
वर्गों की अंतर्दशा में, चूंकि वर्गों की अंतर्दशा में एक एम्प्टी सेजिटेरियस साइन से हमको दृष्टि आ रही है, तो सेजिटेरियस साइन बर्थ चार्ट में जिस घर में जा रहा है और सेजिटेरियस साइन के अंदर जिस भाव का आरूढ़ आ रहा है उस भाव के सिग्निफिकेशन मिलेंगे। इसलिए इनको एरिस की महादशा और वर्गों की अंतर्दशा में इनको बच्चा पैदा हो गया। एक बात नोट करने की है कि इनकी दशा लगन कुंडली में ये जो वर्गो साइन है छठे भाव में आ रहा है। छठा भाव अच्छा नहीं है दशा लगन कुंडली में, षडाष्टक बन रहा है, पर तब भी अच्छा रिजल्ट क्यों मिला? देखिए, मत इनके जो आत्मकारक ग्रह शुक्र है वो दृष्टि दे रहा है सीधा सीधी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब कभी भी आत्मकारक की दृष्टि युति होती है तो वो बड़े सारे मेलिफिक रिजल्ट्स को टाल देता है। इसका वजह से इनको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं हुई इसकी पीरियड में। अब इनकी जब जेमिनी की महादशा और पाइसेस की अंतर्दशा चल रही थी तो छोटे भाई की डेथ हो गई थी। वो देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं कि जेमिनी की महादशा है, आत्मकारक एक्टिवेटेड है, तो इनको तो कुछ नहीं हुआ। मगर एक चीज ये है कि यहाँ पे इनकी कुंडली में जो भातृकारक ग्रह है वो मरकरी है। मरकरी दशा लगन कुंडली में 12th हाउस में बैठ गया है, यानी कि भातृकारक की सिग्निफिकेशन को लॉस, भाई का लॉस स्पष्ट रूप से महादशा में दिख रहा है। अंतरदशा की बात करते हैं, इनको पाइसेस के अंतरदशा में ये इवेंट हुई थी। पाइसेस साइन जो है वो बर्थ चार्ट का सेकंड भाव का जो आरूढ़ है उसको कैरी कर रहा है। अब देखिए सेकंड भाव क्या है, थर्ड हाउस से 12th, यानी कि भाई का लॉस। इसीलिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि पाइसेस साइन एक एम्प्टी साइन है, जब कभी हम खाली साइन देखेंगे तो वो क्या देगा, बर्थ चार्ट में जहां पे आए उसका रिजल्ट देगा, प्लस जिस भाव का आरूढ़ वहां पे आए उसका रिजल्ट देगा, क्योंकि वो खाली है। अगर यहाँ पे ग्रह बैठ जाता वो ग्रह का रिजल्ट ज्यादा देता। क्योंकि ये खाली है, सेकेंड हाउस को आरूढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वजह से इनको जेमिनी की महादशा और पाइसिस की अंतर्दशा में भाई की मृत्यु हो गई थी। अब इन्होंने कैंसर की महादशा और लियो के अंतर्दशा में लैंडेड प्रॉपर्टीज खरीदे और उसपे अपने घर भी बनाए, हाउस कंस्ट्रक्शन भी किया। ये कैसे किया? सबसे पहले इनकी कैंसर की महादशा है तो कैंसर साइन को हमने लगन बना दिया। जब लगन बना दिया, सबसे पहले इनके जो दृष्टियां आ रही हैं स्कॉर्पियो साइन से आ रही है, एक्वेरियस से आ रही है, टॉरस से आ रही है। देखिए यहाँ पे जो एक्वेरियस साइन है वहां पे बैठा है बृहस्पति, जो कि मातृकारक ग्रह है। मातृकारक ग्रह है, कैंसर साइन को दृष्टि दे रहा है, यानी कि काल पुरुष के कुंडली के चौथे भाव के सिग्निफिकेशन को कैरी कर रहा है, जो कि हमारे लैंडेड प्रॉपर्टीज हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। ठीक है, तो इनको महादशा ने ये इनको परमिशन दे दिया। मगर एक बात नोटिस करने की है कि मातृकारक ग्रह दशा लगन के अष्टम में गया है, तो कैंसर की महादशा में इनकी मदर है, इनकी थोड़ी इलनेस बहुत ज्यादा रही थी। ठीक है, अब हम हाउस कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। अंतरदशा है लियो। लियो अंतरदशा की बात करते हैं। लियो साइन जो है ये दशा लगन के सेकंड भाव में है। वो दशा लगन चार्ट का जो है लिब्रा साइन, कैप्रिकॉर्न साइन और एरिस साइन से दृष्टि आ रही है। देखिए पहली बात तो जो है लिब्रा साइन एक एम्प्टी साइन है। लिब्रा साइन बर्थ चार्ट में लगन को रिप्रेजेंट करता है और बर्थ चार्ट का जो चौथे भाव का आरूढ़ है वो लिब्रा साइन में आ रहा है। इसके वजह से लिब्रा साइन इज कैपेबल ऑफ गिविंग द लग्नस रिजल्ट एज वेल एज इट्स कैपेबल ऑफ गिविंग द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। अब वहां पे शनि और मार्स की भी आ रही है। शनि मार्स की आ रही है। शनि मार्स की जो दृष्टि है, शनि क्या कंस्ट्रक्शन का कारक, मंगल क्या है लैंडेड प्रॉपर्टीज का कारक, जिसका वजह से ये कैंसर की महादशा और लियो की अंतरदशा में लैंडेड प्रॉपर्टीज खरीदे भी और वहां पे खरीदने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दे। अब इनकी माता की डेथ के बारे में देखते हैं। इनकी कैंसर की महादशा और टॉरस की अंतरदशा में माता की डेथ हुई थी। क्यों हुई थी? सबसे पहले अभी तो कैंसर की इनके महादशा के बारे में ही देख रहे थे। यहाँ पे इनकी जो मातृकारक ग्रह जुपिटर है वो 8th में आ गया, सीधा सीधी इंडिकेट करता है ट्रबल फॉर मदर क्लियरली। अब अंतरदशा साइन अगर देखते हैं, टॉरस अंतरदशा है। टॉरस साइन में बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया प्लेनेट बैठे हैं, इनकी बाकी सब सही गई मगर मदर की मृत्यु हुई। क्यों हुई? देखिए सूर्य है अमात्य कारक, धन दिया, प्रेस्टिज दिया। मरकरी है उनकी कुंडली में भद्र कारक। शनि जो है वो है उनके पुत्र कारक। अब ये जो अमात्य कारक है 10th हाउस को स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है। 10th हाउस 4th हाउस से संबंधित है, मारक फॉर मदर।
हमारी जो भातृ कारक है थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस क्या है? फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ है, यानी कि लॉस पर मतलब। पुत्र कारक जो है कालपुरुष के कुंडली के फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस से सेकंड में है, मारक फॉर मदर। चूंकि इनकी महादशा में, मतलब कैंसर के महादशा में मदर की हेल्थ ट्रबल दिखा रहा था पूरी तरीके से, अंतरदशा में इनको ये जो इनके भातृकारक भातृकारक पुत्र कारक और इनके अमात्य कारक की वजह से जो नेचुरल हाउसेस जो एक्टिवेट हो गए, 10th हाउस, 5th हाउस एंड 3rd हाउस, तो सारे के सारे मारक भाव एक्टिवेट हो जाने की वजह से इनको कैंसर के महादशा और टॉरस के अंतरदशा में माता की मृत्यु हो गई। अब इनकी खुद की इलनेस के बारे में देखते हैं। इनको जब इसी कैंसर महादशा की बात करते हैं, कैंसर की महादशा, अब एक्वेरियस की जब अंतरदशा चल रही थी, जो इनको कंटिन्यूअसली हेल्थ इश्यू आई। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ इश्यू, आत्मकारक को देखेंगे कहाँ है। कैंसर की महादशा में आत्मकारक सीधा बैठ गया 12th हाउस में, खुद की लॉस। ठीक है, ये तो दिखा दिया। अब अंतरदशा की बात करते हैं। अंतरदशा स्वामी जो है वो कैंसर महादशा की जो दशा लगन कुंडली है वहां पे अष्टम में आ रहा है। ये तो थोड़ी ट्रबल हो गई। वो जो है ना, जल पे नमक छिड़कना जिसको बोलते हैं, मंगल यहाँ पे इनकी कुंडली में जो है, इनके कुंडली में मंगल इनकी ज्ञाति कारक प्लानेट है। क्योंकि मंगल ज्ञाति कारक प्लानेट है, तो वो जो डिजीज दे रहा है उसको कॉम्प्लिकेट किया। उसके वजह से इनको कैंसर के महादशा और एक्वेरियस के अंतरदशा में कंटिन्यूअसली हेल्थ ट्रबल शुरू हुए। जब इनकी ये खत्म हो गई उसके बाद हेल्थ ट्रबल भी धीरे धीरे करके गायब हो। तो यहीं पे हमारी जो पार्ट 1 है वो समाप्त होती है। अब हम पार्ट 2 के कंटेंट के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डाल देते हैं। पार्ट 2 में जो डिकोडिंग चरदशा का पार्ट 2 है, वहां पे हम देखेंगे कि पराशर जी के जो चरदशा के जो कैलकुलेशन है उनमें कुछ कंडीशनल एरर्स आ गए थे। वो क्या है? सेकंड चीज है, के एन राव जी ने चरदशा में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किए थे ताकि एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट ज्यादा आए, उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे नवांश कुंडली को चरदशा में कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाता है प्रेडिक्शन के वक्त, उसको देखेंगे। हमारे जन्म के वक्त दग्ध राशि कुछ होते हैं, हम जिसमें जन्म होते हैं जिस तिथि में उसके अनुसार कुछ दग्ध राशि आती है। वो दग्ध राशि जब चरदशा में एक्टिवेट हो जाता है वो क्या रिजल्ट देते हैं उसको देखेंगे। फिर चरदशा के एनालिसिस के ऊपर हम फिक्स्ड कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर यूज करते हैं तो पूरा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, उसको भी देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। और फाइनली हम ये दोनों पार्ट में जो कुछ भी सीखा उसके ऊपर एक समाप्ति के और एक कंक्लूजन भी दे देंगे। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। और बहुत ही कैलकुलेशंस, बड़ी सारी चीजें हैं और इसके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। लेकिन जो एक बारी अभ्यास करके इस चीज को सीख लेगा उसको आगे कभी भी इस विषय में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, एजुकेशनल पर्पस के एंगल से बहुत अच्छा वीडियो। सभी की तरफ से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियोस बना रहे हो। और इसी के साथ मैं यहाँ पर सभी से कहूंगा कि कुमार का मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस दिया है, आप इनको डायरेक्टली अप्रोच करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।